सरप्राइज टाइम, सरप्राइज टाइम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था, अगर आप 3000 लाइक्स करते हो तो मैं आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आऊंगा। आपने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया, लेकिन मैं आपके लिए सरप्राइज लेकर आ गया। और वो सरप्राइज है एक नया चैनल। ये चैनल तो पुराना है, लेकिन उस पर कंटेंट अब नया आने वाला है। मेरा चैनल पुनीत स्वे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर मैं आपके लिए हॉरर, मिस्टीरियस, क्राइम्स वीडियो लेकर आ रहा हूं और वो काफ़ी ज़्यादा मनोरंजक होने वाली हैं। पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस उसमें डाल चुका हूं। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे चेकआउट ज़रूर करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुर्दों की आर्मी। यकीनन आपके दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा होगा कि ऐसी तो कई कहानियां सुनी है, मुर्दों की आर्मी, ज़ॉम्बीज़ की आर्मी, और ये बस कहानियां होती हैं। सच्चाई से दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको जिन मुर्दों की सेना की कहानी बताने वाला हूं, वो पूरी तरह से सच्ची कहानी है। वीडियो देखने के बाद आप इंटरनेट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। ये मुर्दों की आर्मी पहले विश्व युद्ध में लड़ी थी और कैसे पहली बार दुश्मन ने एक ऐसी सेना देखी जिसे मुर्दों की आर्मी, ज़ॉम्बीज़ की आर्मी कहा गया था। दोस्तों, आपने ज़ॉम्बीज़ की, मुर्दों की आर्मी की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी यकीनन नहीं सुनी होगी। ये पूरी तरह से सच्ची है और आप समझ पाएंगे आखिर ज़ॉम्बीज़ की वो कहानियों की शुरुआत कहां से हुई होगी। अब सीधा बढ़ते हैं हम आज की कहानी की ओर। अगस्त साल 1915। आपको पता होगा कि उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था और पहले विश्व युद्ध में जो जर्मनी था उसने रशिया के साथ वॉर शुरू कर दी थी और इस वॉर को धीरे धीरे वो भयानक बनाता जा रहा था। युद्ध बड़े स्तर तक चल रहा था जो कि पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले चुका था और ये बड़ा युद्ध छोटे छोटे हिस्सों में चल रहा था। छोटे हिस्से में इसलिए कह रहा हूं, जैसे आपके दिमाग में है ना कि युद्ध कैसे होता है, एक देश सीधा दूसरे देश के साथ युद्ध छेड़ लेता है और जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे रेगिस्तान में दो सैनिक आपस में लड़ रहे हैं, पूरी सेनाएं टैंक लेके आपस में लड़ रही हैं। असल में युद्ध ऐसे नहीं होते। युद्ध छोटे छोटे इलाकों के लिए होते हैं। अब इधर भी सेना है, छिप छिप कर वार कर रही है, उधर भी सेना है, और एक खास जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उसके लिए युद्ध होता है। जो सेना उस पर कैप्चर कर लेती है वो इलाका उसका माना जाता है। फिर वो युद्ध आगे की तरफ बढ़ता है। जो खास इलाके हैं वो जैसे जैसे कैप्चर होते चले जाते हैं, जो दुश्मन सेना है पीछे हटती चली जाती है। इस तरह सब कुछ कैप्चर हो गया, मानो आप युद्ध जीत गए। अब इस तरह से पहला विश्व युद्ध चल रहा था। अगस्त साल 1915 पोलैंड में भी इसी तरह रशियन आर्मी और जर्मन आर्मी के बीच युद्ध चल रहा था और वो चल रहा था एक छोटे से किले के लिए। ये था ऑस्विच फोर्ट्रेस, पोलैंड, और इस किले को 900 सैनिकों ने अपने अधीन किया हुआ था। ये रशिया के 900 सैनिक थे, जिसमें से एक था व्लादिमीर कोटलिंस्की। अब वो नया नया इस सेना में आया था और यहाँ इस फोर्ट्रेस, इस किले को वो पिछले 6 महीनों से देख रहा था। हर रोज़ वो जो बड़ी दीवारें होती हैं ना, किले में चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, उन दीवारों पर चढ़कर भी नीचे की तरफ गोली मारी जा सकती है। अब जो व्लादिमीर कोटलिंस्की था वो हर रोज़ की तरह यहाँ चढ़ा करता था, इन दीवारों को देखा करता था और सामने 7000 जर्मन सेना थी। अब जो जर्मन सेना थी वो जो ज़मीन में खड्डे बना लिए जाते हैं और वहाँ पर छिपकर रहती है, इस तरह वो जो जर्मन सेना थी वहाँ छिपी हुई थी और ये जो रशियन सेना थी उन्होंने इस किले को पूरी तरह से कैप्चर किया हुआ था। इनमें युद्ध छिड़ता जाता था, लेकिन क्योंकि ये किले के ऊपर हुआ करते थे, ऊंचाई पर होते थे, तो ऊपर से गोली मारकर वो जो जर्मन सेना है उसे पीछे खदेड़ दिया करते और उन्होंने वहाँ ज़मीन में खड्डा खोदकर वहाँ अच्छे से छिपे हुए थे इनसे बचने के लिए। इस तरह इनमें ज़्यादातर युद्ध चलता रहता था। इस किले को वो पाना चाहते थे क्योंकि ये जो किला था ना बहुत ज़्यादा खास था। जैसे मैंने आपको कहा, युद्ध आपस में इस तरह नहीं चलते, छोटे छोटे इलाकों को अपने अधीन करना पड़ता है और जो जर्मन सेना थी वो चाहती थी ये जो किला है ना ये उनके अधीन आ जाए, रशिया के हाथों वो छीन ले। यहाँ पास में ही एक रेल की पटरी गुजरती थी, इसी के साथ पास में नदी लगती थी, यानी साफ पानी भी पाया जा सकता था। यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जा सकता था। पीछे जंगल थे, वहाँ से जानवरों को भी मारकर खाया जा सकता था। यहाँ फसल उगाई जा सकती थी। यहाँ से जो रेलगाड़ी पास से गुजरती थी तो सामान यहाँ तक पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा आसान था। जर्मन अगर इस किले को कैप्चर कर लेती तो उनके लिए यहाँ से आसान हो जाता आगे युद्ध जीतना। वो पोलैंड में और आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती। अब ये जो 900 लोगों की सेना थी, रशियन सेना, वो इस
किले को इस तरह कैप्चर किए हुई थी कि जब भी युद्ध होता ये ऊंचाई से उन्हें गोलियां मारते और खदेड़कर पीछे उस खड्डे में पहुंचा देते। ये लंबा खड्डा था जो कि एक तरफ पूरी तरह से इस किले को घेरने के लिए बनाया गया था। 7,000 सैनिक उसके बीच थे और पिछले कुछ हफ्तों से अब युद्ध नहीं हो रहा था। जैसे जर्मन सेना को पता लग गया था कि इन्हें अब इस तरह से हराया नहीं जा सकता, हमारे ही लोग मारे जाते हैं। किले में कई जगह छेद किए हुए हैं, वहाँ से बंदूकें निकालते हैं, भाई गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आता, उनके कुछ लोग मरते हैं, फिर जाकर फिर से पीछे वो हट जाते हैं। अब इस तरह से पिछले 3-4 हफ्तों से कोई युद्ध नहीं हुआ था। जो जर्मन सेना थी वो कुछ प्लान बना रही थी, वो 7,000 लोग कुछ ना कुछ प्लान बना रहे थे। अब ये व्लादिमीर कोटलिंस्की हर रोज़ की तरह सुबह सुबह इधर देखने के लिए आया हुआ था, आखिर वहाँ चल क्या रहा है। जैसे ही वो बाइनोकुलर से देखने लगा कि नीचे क्या चल रहा है, कुछ जो जर्मन सेना थी ना वो उस खड्डे से बाहर निकले हुए थे, कुछ निरीक्षण कर रहे थे। अब युद्ध क्योंकि इतने समय से आपस में हुआ नहीं था तो बेवजह गोलियां नहीं चलाई जाती कि कोई निकला है भाई गोली मार दो, ऐसा नहीं होता। तो वो वहाँ से बाहर निकले हुए थे। कुछ बड़े बड़े उनके यंत्र, जो पुराने ज़माने के यंत्र से उन्होंने रखे हुए, रेडियो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई। और जो वो सैनिक थे ना कुछ बार बार उस खड्डे की तरफ देखे जा रहे थे, फिर आसमान की तरफ, खड्डे की तरफ, आसमान की तरफ। फिर वो कुछ मशीनें लेकर आए थे जैसे हवा को नाप रहे थे, ऐसा कुछ किए जा रहे थे। और वो जो व्लादिमीर कोटलिंस्की था उसे थोड़ा डर सा लग रहा था। उसके दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि ये कोई अजीब सी प्लानिंग तो नहीं कर रहे, कोई उन्होंने नया हथियार तो नहीं बना लिया जिससे यहाँ पर हमें वार करें। तो वो सोच रहा था। फिर उसे लगा कि मैं अपने सीनियर्स को बताऊं, क्योंकि मेरी ड्यूटी तो यहाँ वॉल पे है ना सुबह वाली, कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे वहाँ बताना पड़ता है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ बताने के लिए गया कि सैनिक बाहर निकले हुए हैं, इस तरह हवा को देख रहे हैं, ज़मीन को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, तो वो हंसी में बात ले जाएंगे। और क्योंकि ये युद्ध का समय था, उस समय भाई कोर्ट मार्शल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इतनी सी गलती कर दो तो सेना से निकाल दिया जाता था, सज़ा भी बहुत बुरी दी जाती थी, कई कई सालों तक जेल में रहना पड़ता था। तो जो व्लादिमीर था उसे लगा अगर मैं सीनियर्स को बताऊंगा तो भाई फंस भी सकता हूँ, तो इस बात को खुद के अंदर ही रखता हूँ। उन्हें लगेगा ये ज़्यादा डरपोक है, छोटी सी चीज़ से डर कर आ गया। उसने कुछ कहा नहीं। ये 3 अगस्त साल 1915 था। उसके बाद 2 दिन नॉर्मल काम रहा। अब ये जो तीसरा दिन था, फिर से व्लादिमीर कोटलिंस्की सुबह के वक्त उस दीवार के ऊपर चढ़ा बंदूक लेकर, देखने के लिए नीचे कोई हरकत तो नहीं चल रही, कोई हमले की प्लानिंग तो नहीं चल रही। तब उसने ध्यान दिया कि सामने से जो बादल है ना, जैसे ज़मीन से धुआं, जैसे ग्रे और हरे रंग का एक बादल इस तरफ आ रहा हो। ये देखकर उसके होश उड़ गए कि आसमान तो अभी साफ है, लेकिन नीचे से ज़मीन से सटा हुआ बादल इस तरफ क्यों आ रहा है। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। काफ़ी सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा। वो बार बार आंखें मल रहा, कहीं आंखों का भ्रम तो नहीं। फिर सामने से देख रहा कि वो जो खड्डा था ना, उसके आगे से धुआं इस तरफ बढ़ा आ रहा। और ये देखने के बाद जल्दी से वो भाग कर गया। उसने अपने बाकी सैनिकों को बताया कि देखो नीचे से बादल आ रहा है। कई सैनिक भाग कर ऊपर आए, कई जो सीनियर्स थे वो भी भाग कर ऊपर आए। अब बड़े सीनियर्स, कई सैनिक जो दीवार से सट गए थे, बंदूकें लेकर आए थे। कहीं ये कोई युद्ध की शुरुआत तो नहीं, नए युद्ध की, जो वो हमला कर रहे हो नई तरकीब से। उन्होंने देखा ग्रे और हरे रंग का मिश्रण वाला ये बादल ज़मीन से सटा हुआ इस तरफ आ रहा है, जैसे कोई धुआं हो जो इस तरफ बढ़े चला आ रहा हो। उन्हें कुछ खास पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो धुआं उस किले के करीब आता गया, अब जो व्लादिमीर कोटलिंस्की था उसने ध्यान दिया कि उसके जो सैनिक साथी थे ना, वो खांसना शुरू हो गए थे। अब धीरे धीरे वो खांसते जा रहे थे। अब जैसे जैसे वो खांसते गए, व्लादिमीर थोड़ा पीछे जाता गया। उसे भी जैसे लगा था कि उसके जो फेफड़े हैं ना, वो थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं। उसने खांसना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब वो खांसता जा रहा था तो उसके हाथ पर खून आया, और जो उसके साथी थे ना, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जैसे जैसे हाथ पर खून आ रहा था, नाक से खून आ रहा था, अब आँखों से खून निकलना शुरू हो गया था। जो आगे वाली कतार होती है ना, जो वहाँ दीवार के ऊपर चढ़ी थी, उनकी आँखों से आंसू की जगह खून निकलना शुरू हो गया था। अब ये सब इस धुएं, इस बादल के कारण हुआ था। ये धुआं था जो अंदर की तरफ आ रहा था और चारों तरफ बहुत ज़्यादा घिर रहा था। अब ऐसा उन्हें लगा कि ये कोई केमिकल वेपन हो सकता है, क्योंकि उस समय केमिकल वेपन अभी नई नई शुरुआत हुई थी कि ऐसे केमिकल वेपन भी आजमाए जा सकते हैं युद्ध में, क्योंकि कई केमिकल बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। अगर वो इंसानों को दिए जाएं तो उनमें बहुत अजीब अजीब बदलाव होते हैं। कुछ तो बहुत जहरीले होते हैं, बड़ी जल्दी मार देते हैं, कुछ थोड़ा समय लेते हैं, कुछ तड़पा कर मारते हैं। ये आपको शायद ना पता हो, लेकिन केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में भी हुआ था और बहुत भयानक तरीके से हुआ था।
जैसे कोई बड़ा गोला दाग दो, धमाका हुआ, इंसान मर जाएंगे, इतनी आसान मौत नहीं मिलती थी। ये जो केमिकल वेपन्स होते थे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए होते थे। अब जो रशियन सोल्जर्स थे वो नीचे आ गए थे दीवार से। वहाँ अलार्म बजा दिया गया था कि युद्ध की शुरुआत हो गई है, हम पर किसी तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया है, कि हर कोई खांस रहा है, हर किसी के मुंह से खून निकल रहा है। अलार्म तो बज रहे थे लेकिन सभी सैनिक बहुत ज़्यादा परेशान थे। खांस खांस कर खून इतना ज़्यादा बाहर आ रहा था कि कई बार खांसते वक्त मांस के कुछ टुकड़े जो छाती से छिले होते वो बाहर आ रहे थे। और कोटलिंस्की ये जान गया था केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ है। और उस समय इतने ज़्यादा केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था, अभी नए नए ये केमिकल वेपन्स बने थे, तो उनके पास कोई मास्क नहीं था कि वो मास्क पहन लेते, इससे बच जाते। तो उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा ले लिया, ठीक है। अब इस कपड़े को वो गीला करके या इसी तरह से मुंह से ढांक रहे थे। खांस रहे थे तो वैसे भी वो गीला हो रहा था क्योंकि मुंह से तो खून निकल रहा था, तो इस तरह ढांक कर ये गैस से वो बचना चाहते थे। लेकिन उनकी मुश्किल और ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ ये केमिकल वेपन कौन सा था जिसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया था। अब क्लोरीन काफ़ी खतरनाक केमिकल है और ब्रोमीन वो भी काफ़ी खतरनाक केमिकल है, लेकिन सबसे खतरनाक जो केमिकल बनता है इन दोनों के मिश्रण से बनता है। अब इसकी भाप वो इस तरफ छोड़ रहे थे, बड़े बड़े सिलेंडर में भरकर या इस तरह कंटेनर में भरकर। वो जो उन्होंने खड्डा सा बनाया हुआ था ना लंबा सा, वहाँ से वो इस तरफ ये गैस को छोड़ रहे थे। जो बादल था ग्रे और हरे रंग का, ये वो केमिकल था जो सिलेंडर से निकलकर इस तरफ आ रहा था। 3 दिन पहले असल में वो ज़मीन को देख रहे थे, आसमान को देख रहे थे, वहाँ वो केमिकल वेपन पहुँच चुके थे। और इसके बाद वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये जो हवा है ना किस तरफ बह रही है। जो हवा थी उल्टी तरफ बह रही थी। अगर वो केमिकल वेपन का इस्तेमाल करते तो उल्टा उनकी तरफ वो केमिकल आते और पीछे से वो मारे जाते जिन्होंने मास्क नहीं पहने होते। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाना शुरू किया कब हवा उस तरफ होगी। तो 3 दिन वो हर सुबह ऐसा चेक करते रहते कि हवा किस तरफ है। जब तीसरे दिन हवा उस तरफ हुई, किले की तरफ हुई, उन्होंने गैस छोड़ दी। वो बड़ा बादल बनकर वो सीधा किले की तरफ आया था। क्लोरीन और ब्रोमीन खतरनाक केमिकल जो कि जब शरीर के अंदर जाता है ना, सबसे पहले जो अंदर के टिश्यू है उसे तोड़ना शुरू कर देता है। अगर कोई मांस के साथ इसका कांटेक्ट आ जाए तो ये टिश्यू टूटने शुरू हो जाते हैं। देखा होगा आपने, केमिकल में कोई चीज़ डाली जाती है, कोई सब्जी डाली जाती है, वो गलना शुरू हो जाती है बड़ी जल्दी। जैसे तेज़ाब पड़ने के बाद मांस गलना शुरू हो जाता है, ये केमिकल का कॉम्बिनेशन भी कुछ ऐसा ही असर दिखाता है। और अगर ये फेफड़े के अंदर चला जाए, आंखों में चला जाए, तो धीरे धीरे ये फैलता चला जाता है। वायरस की तरह नहीं, केमिकल की तरह, जो कि धीरे धीरे सड़ाता चला जाता है और इसका कोई इलाज नहीं है। ये ऐसा केमिकल था, शरीर के अंदर चला जाए ना, वो इंसान मरेगा ही मरेगा। इतनी जल्दी नहीं मरेगा, तड़प तड़प कर 8-10 घंटे 24 घंटे धीरे धीरे वो मरता जाएगा और अंत में बस लाशें मिलेंगी। इससे बचाया नहीं जा सकता। ये जहर की तरह है जिसकी कोई काट नहीं थी। ऐसा केमिकल वेपन वहाँ इस्तेमाल किया गया था। इसकी अजीब सी गंध होती है और वहाँ पर ये गंध से सभी परेशान हो गए थे। खून की उल्टियाँ कर रहे थे, कुछ की आंखों से खून निकल रहा, नीचे तड़प रहे कई साथी। जो व्लादिमीर था उसे समझ नहीं आ रही थी करना तो क्या करना है। उसके बाद वहाँ शोर मचने लगा कि सेना ने हम पर हमला कर दिया है। उन्होंने जो खड्डे बनाए थे जहाँ से वो गोलियाँ चलाया करते थे ना, वहाँ से उन्होंने देखना शुरू किया कि आगे क्या चीज़ है। वो जो जर्मन सेना थी ना, बड़े बड़े मास्क पहनकर अंदर की तरफ घुसे आ रही। अब ये जो बादल था पूरे किले को अच्छी तरह से घेर चुका था। धुआं तो था, किले में वेंटिलेशन अच्छी नहीं थी, बस धुआं अंदर की तरफ घिरता गया। हर कमरे में, हर जगह ये धुआं ही धुआं था, जो सभी के अंदर वो केमिकल फेफड़ों तक पहुंचा चुका था। अब मरेंगे तो सभी, ये तो पक्का हो गया था, कोई बचने वाला नहीं था। किला छोड़कर वो भाग थोड़े ना सकते थे, घिरे हुए थे चारों तरफ से। अब इसके बाद जो जर्मन सेना थी, 7000 लोगों की सेना, इन 900 लोगों की सेना पर हमला करने के लिए आ रही। और उन्हें लग रहा था कि ये तो बड़ी आसानी से मर चुके होंगे ना, लड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, बस अंदर जाना है, किले पर कब्जा करना है, लाशें पड़ी हुई होंगी। जर्मन सेना जो 7000 थे इस तरह बंदूकें लेकर आगे की तरफ बढ़े आ रहे। वो आराम से ऊपर चढ़ते, अंदर पहुंचते। अब ये मरने वाले या मरे हुए लोग क्या कर सकते थे। लेकिन इसके बाद जो व्लादिमीर था वो बहुत ज़्यादा बहादुर था। इससे पहले भी युद्ध में कई जगह वो भाग ले चुका था और बहादुरी के उसके किस्से कहे जाते थे कि वो मरने से बिल्कुल नहीं डरता। अब भी उसे पता था ये केमिकल वेपन है और वो मारे जाएंगे। ये क्लियर हो गया था कि हम मरने वाले हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। वो सीधा गया कैंप में, जो उस किले के अंदर कैंप था जहाँ ज़्यादातर सैनिक सोया करते थे, बैठा करते थे और वहाँ ज़्यादा सैनिक होते थे। बाकी तो वहाँ किले पर बैठे होते थे ना, अलार्म बजता, सब
जाग जाते और हमला करते, ऐसा होता है। सभी बाहर खड़े नहीं होते। तो उसने अंदर जाकर एक मोटिवेशनल भाषण दिया कि हम तो मरने वाले हैं, क्या तुम चाहते हो यहाँ बेड पर खून की उल्टियाँ करते हुए मरो या जंग में मरना चाहते हो? दुश्मनों ने हमला कर दिया है और उन्हें पता है केमिकल हमें मारने को तैयार है। हालत हमारी बुरी है। कई लोगों की अंतड़ियाँ तक मुंह से बाहर आ रही थी, ये हालत हो गई थी उनकी, लेकिन वो धीरे धीरे मर रहे थे। और व्लादिमीर ने उनके अंदर जोश भर दिया कि हमें मरना है, अकेले नहीं, साथ लेकर मरना है उन सबको। इसके बाद व्लादिमीर ने उन सबको अच्छे से समझाया, सभी बंदूकें लेकर। जो उन्होंने उस किले का बाहर का दरवाज़ा होता है ना, उसे खोल दिया। जो जर्मन सेना थी वो समझ नहीं पाई, भाई दरवाज़ा क्यों खोला? हम तो सोच रहे थे रस्सियाँ टांगेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से अंदर जाएंगे, लाशें मिलेंगी, ये तो दरवाज़ा खोल रहे हैं। अब जर्मन सेना 7,000, ये सैनिक 900, जिनमें से कई तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे, फिर भी बंदूकें पकड़कर जो उस दरवाजे से बाहर की तरफ सैनिक भागे ना रशियन, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। भाई इस किले पर तो ये कब्जा किए हुए, बाहर की तरफ क्यों भाग रहे हैं, ऊपर से गोलियां क्यों नहीं चला रहे? इसके बाद जो 900 लोगों ने 700 लोगों पर हमला शुरू किया, वो तो पागल ही हो गए। भाई ये कर क्या रहे हैं? खांसते खांसते पूरा मुंह उनका लाल हुआ पड़ा, कपड़े से लपेटा मुंह जिससे खून टपक रहा, उनके शरीर पर कई जगह दाग बने हुए। इस तरह खून से लथपथ वो सैनिक गोलियां चलाते हुए, और सामने से जर्मन सेना वो भी गोलियां चला रही थी। कई गोलियां उनको लग रही थी, लेकिन वो निडर होकर गोली मार रहे थे। भाई लगती है तो लगो, ज़मीन पर गिरे हैं वहाँ से भी गोलियां मारते जाएंगे, मरना तो है। जो जर्मन सेना थी वो भौचक्की रह गई कि वो सोचे हुए थे भाई मरे हुए लोग होंगे, आराम से वो किले पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ तो ये हमला हो गया और बाहर निकल निकल के मार रहे हैं। सेना पीछे हटना शुरू हो गई। भाई निकलो वहाँ से, पीछे जाकर फिर से वो खड्डे में ना वहाँ छिप जाओ, वहाँ से गोलियाँ चलाएंगे। जैसे जैसे वो पीछे जाते गए, यहाँ से तो पागलों की तरह वो सेना गोलियाँ चलाती हुई आगे बढ़ रही। अब बंदूकों में गोलियाँ खत्म हो जाती, जो ज़मीन पर बंदूकें पड़ी होती दुश्मनों की, वो उठा उठा कर गोलियाँ मार रहे। चाकू जो आगे लगा होता है बंदूक के, वो घोंप रहे, ऐसे मार रहे थे। इसके बाद कोई दिन आने वाला ही नहीं है। वो जो खड्डे तक जो रशियन सेना थी वहाँ तक पहुँच गई, खड्डे में घुस घुस के मार रहे। व्लादिमीर भी उनमें से एक था। व्लादिमीर हर बार युद्ध होता ना सबसे आगे पहुंच जाता, युद्ध लड़ने का इतना शौक था, इतना बहादुर था, आगे पहुंचता। इस बार भी वो आगे था। जैसे ही वो खड्डे तक पहुंचा, सबसे पहले तो उसने गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। गोलियां उसके लग रही थी, और एक जो जर्मन सैनिक था ना, उसके हाथ में बंदूक थी, उसके आगे चाकू लगा हुआ था। अब उस जर्मन सैनिक ने व्लादिमीर को मारने की कोशिश की। अब गोली तो वो मार नहीं पा रहा था। उसने वो जो बंदूक थी वो पकड़ी, जिसके आगे बड़ा सा चाकू था, ऐसे पेट में घुसा दी, यहाँ पेट में छेद कर दिया, और बंदूक आधी पेट के अंदर थी। और सामने से व्लादिमीर ऐसे जैसे मर रहा हो, गिरा नहीं बल्कि उठकर चीख रहा, उसके मुंह पर थूक रहा, और इस तरह चीख रहा, आंखें फाड़ फाड़ कर आंखों से खून निकल रहा। सामने जो वो सैनिक जर्मन था ना, वो डर गया, उसकी टांगें कांप गई, वो गोली नहीं चला पाया, दूसरा वार नहीं कर पा रहा था, उसमें हिम्मत खत्म हो गई, वो भागना शुरू हो गया। और वहाँ पर दहशत फैल गई थी कि अनडेड आर्मी ने हमला किया है, यानी कि मरे हुए लोगों ने हमला किया है। मुर्दों की सेना है जो हमले में पूरी तरह से जैसे नेस्तो नाबूद कर रही है सबको, उन्हें कोई डर नहीं है। तब वहाँ ये बात फैल गई थी, पूरी जो सैनिक थे ना वो पीछे की तरफ भागना शुरू हो गए। भाई खड्डे से भी पीछे भाग रहे कि ये ज़ॉम्बीज़ आर्मी है, जो मरे हुए हैं वो उस केमिकल से ज़ॉम्बी बन गए हैं। अब ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं ये सबको मार रहे हैं। भाई कुछ तो काट काट कर जैसे मारने की कोशिश कर रहे, जैसे जानवर होते हैं गर्दन में काट रहे, हाथ में बंदूक नहीं है तो दांतों से मारने की कोशिश कर रहे, जो मिल रहा है जहाँ वो मार रहे। उनके पेट में चाकू घुस रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन्हें पता है वो मरने वाले हैं, लेकिन सामने वालों को लग रहा है भाई वो ज़ॉम्बीज़ हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जर्मन सेना इतना ज़्यादा डर गई, पीछे की तरफ भागना शुरू। उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनकी संख्या तो बहुत कम थी, वो 900 थे, वो 7000 थे। अब सेना भी बराबरी वाली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थी, उनसे आराम से जीत जाते, लेकिन इतनी दहशत, भाई वो पीछे भाग रहे। इतनी ज़्यादा सेना उन्होंने मार डाली थी। जो कुछ बचे, व्लादिमीर ने कहा था पीछे जाने का समय है, सब किले में चलो। अब वो लीडर बन गया था, कई सैनिक तो मारे गए थे, अब जो दे सकता था सबको ऑर्डर वही था। तो व्लादिमीर ने कहा जो सैनिक हैं पीछे चलो, अब मरना तो है, किले के अंदर मरना है। सभी सैनिकों को लेकर अंदर गया। उसके बाद वो कहने लगा ये जो किला है ना ये बहुत ख़ास है, अगर ये उन्होंने कैप्चर कर लिया ये पूरा इलाका कैप्चर कर लेंगे, और यहाँ पर अब इनसे युद्ध जीतना बाद में रशियन सेना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, ये जीतने नहीं देंगे। एक ही रास्ता है, किले को तबाह कर दो। हम नहीं यहाँ रह सकते तो किसी को रहने का हक नहीं है।
वो अंदर ही थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ ब्लास्ट किए, दीवारें तोड़ी, पूरी तरह से किले को नेस्तो नाबूद कर दिया, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अब कई जो सैनिक थे रशियन, वो तो बाहर लड़ते लड़ते मर गए थे, वो तो बाहर उनकी लाशें पड़ी थी। कुछ तड़प रहे थे, वो उन पर वार तो नहीं हुआ था लेकिन केमिकल के कारण तड़प रहे। जो जर्मन सेना थी वो काफ़ी पीछे, खड्डों से भी काफ़ी पीछे छिपी हुई। वहाँ लगभग 4 से 5 दिन तक वो सेना में हिम्मत नहीं हुई किले के पास आने की। वो आए ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं वो मरे हैं। उन्हें लग रहा ज़ॉम्बीज़ हैं। भाई अंदर ज़ॉम्बीज़ की तरह घूम रहे होंगे, अंदर गए ना वो मारना शुरू कर देंगे, मरेंगे नहीं वो। 5 दिन तक वो वहीं पर रहे। 5 दिन बाद वो किले में आए थे। उसके बाद जब किले के अंदर आए, पूरा किला टूटा हुआ, लाशें ही लाशें बिखरी हुई, गली हुई लाशें। केमिकल ने बहुत बुरा हाल कर दिया था, बदबू ही बदबू। लेकिन जो किला था वो इस्तेमाल लायक नहीं था। वो सैनिक खुद तो मरे थे, किले को पूरी तरह से तोड़कर मरे थे और जर्मन सेना को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो इस इलाके पर कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि फोर्ट्रेस जो थी ना, वो किला था, वो टूट चुका था। अब जो रशियन सेना थी अलग अलग हिस्सों पर कब्जा किए हुए थी। वो यहाँ आते बड़े आराम से जर्मन्स को हरा देते, बड़ी बड़ी दीवारें टूट चुकी थी। अब जर्मन सेना को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इसके बाद कहानियाँ फैल गई जर्मन सेना में कि रशियन सेना ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल कर रही है। भाई ऐसे ज़ॉम्बीज़ की केमिकल डाल दो उन पर, वो मरते नहीं, बस खून से लथपथ होते हैं और लड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मरे हुए लोग, अनडेड आर्मी, मुर्दों की सेना लड़ने के लिए पहुंच जाती। इस तरह व्लादिमीर भी मारा गया था उसी किले में और उसके वो 900 सैनिक, कोई बच नहीं पाया था। उस केमिकल का कोई तोड़ था ही नहीं। लेकिन मरते मरते भी उन्होंने जैसे जर्मन सेना को रोक दिया था और वो जो करना चाहते थे वो करने नहीं दिया था। रशियन सेना में व्लादिमीर को सबसे उच्च स्तर का अवार्ड दिया गया था उनकी ये बहादुरी के लिए। और इसके बाद कई और ऐसी ही कहानियाँ बढ़ती चली गई कि कहीं पर ज़ॉम्बीज़ अटैक हुआ है, ऐसे लोग जो मर चुके हैं फिर मरकर ज़िंदा हो गए हैं। भाई गोली का कोई दर्द नहीं होता, कटे हाथ होते हैं, खून निकल रहा होता है, अंतड़ियाँ बाहर हैं, ऐसे सर कटे हुए हैं, ऐसे लोग ज़ॉम्बीज़ कहलाए जाते हैं। शायद इस सच्ची घटना के बाद ऐसी कहानियाँ जो इससे जोड़ी गई, ज़ॉम्बीज़ का धीरे धीरे निर्माण हुआ ऐसी कहानियों का कि ऐसा कोई हथियार है जिससे लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं, ऐसा वायरस है जिससे लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। अब आप भी समझ गए होंगे कि शुरुआती जो ज़ॉम्बीज़ थे ना, असल में वो कौन थे और कैसे ज़ॉम्बीज़ बने थे, असल में वो ज़ॉम्बीज़ थे या नहीं। इस कहानी से आपको सब कुछ साफ हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी कई मिस्टीरियस क्राइम स्टोरीज़ आपको मेरे अलग चैनल पुनीस वेब पर भी देखने को मिलेंगी। मैंने बहुत मेहनत की है वहाँ पर, तो आप एक बार उस चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। भाई लाइक करो यार, पिछला टारगेट पूरा नहीं हुआ, सरप्राइज़ फिर भी मैं लेकर आया हूँ। देखो आपका कितना ध्यान रखता हूँ, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखो। अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज़ देखना पसंद है, डरावनी भूत या कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।